नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर की वजह क्या है। महंगाई का असर अभी तक लोगों के घरों की थाली पर पड़ रहा है, लेकिन अब महंगाई का असर गरीब की सरकारी थाली पर भी पड़ने वाला है। सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना में गरीबों को दी जाने वाली थाली की कीमत को दोगुना कर दिया है। इधर थाली में परोसे जाने वाला भोजन महंगा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश में 100 नए दीनदयाल रसोई घर खोले जाने की तैयारी है। ये शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा ये योजना निर्धारित की गई है, जिसके तहत गरीब एवं असहाय लोग एवं हर व्यक्ति को 10 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है, जिसमें गवर्नमेंट अपने द्वारा गेहूं और चावल हम लोग को प्रोवाइड कराती है और 5 रुपये अपनी तरफ से सब्सिडी देती है और पर व्यक्ति अपनी तरफ से 10 रुपये देता है और भरपेट खाना यहाँ पर खाता है। ये 2017 से संचालित की हुई थी और बाकी अब अन्य संस्थाएं पूरे भोपाल में खुलने जा रही हैं, जैसे कोलार हो गया, पुतलीगढ़ हो गया, रत्नागिरी हो गया, कौन चौराहा, तो इस जगह भी इसी प्रकार की योजनाएं चलेंगी और गरीब जो असहाय लोग हैं उनको खाना मिलेगा और एक प्रकार से उनका। और आपको बता दें कि जो 5 रुपए की थाली हुआ करती थी अब वो 10 रुपए में मिलेगी और महंगाई का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्या कुछ है पूरी खबर, आइए इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी, उनसे ही चर्चा करेंगे। बिल्कुल उमेश जी, जिस प्रकार से अगर बात करें दीनदयाल जो थाली होती है, लगातार गरीबों के लिए सरकार ये योजना चलाती है जिसमें एक कम और सबसे जो कीमती दाम होते हैं, सबसे कम दाम में आपको अच्छे से अच्छा खाना उसमें मिलता है और गरीबों की जरूरत है वो पूरी होती है। लेकिन जो अब समय आया हुआ है, महंगाई लगातार पैर पसार रही है और इसका असर जो है वो इस थाली पर भी देखने को मिलने लगा है। जी हाँ सुनीता, जो महंगाई का असर है वो आम आदमी की जेब पर तो पड़ ही रहा था, उसकी थाली पर पड़ रहा था, लेकिन अब जो गरीब है जिसको राज्य सरकार भोजन मुहैया कराती थी वो सरकारी थाली भी महंगी हो गई है और राज्य सरकार जो अब पहले 5 रुपए की कीमत पर भरपेट भोजन मुहैया कराती थी वो अब दोगुनी राशि देना पड़ेगी उन गरीबों को। हालांकि इसमें राज्य सरकार ने कुछ और सुविधाएं भी की हैं जिससे कि गरीबों को जो दिया जाने वाला भोजन है वो सुचारू रूप से मिलता रहे जी। इसके लिए अभी तक कोई राज्य सरकार के द्वारा ग्रांट नहीं दी जाती थी। अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो दीनदयाल रसोई योजना है उसके लिए हर साल 25 लाख की जो भी संचालित कर रहा है उसको ग्रांट दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में अभी मात्र 44 दीनदयाल रसोई संचालित हो रही थी जहां गरीबों को भोजन दिया जा रहा था, तो उसमें अब संख्या में काफी इजाफा कर दिया है। 100 के करीब दीनदयाल रसोई घर जो हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 26 फरवरी को इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं जी। और इसमें जो है वो गरीबों को दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये सारी चीजें मुहैया कराई जाएंगी थाली में। बिल्कुल, तो भरपेट भोजन जो है वो गरीबों को जरूर मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो परिवर्तन किया गया है, जो 5 रुपए की थाली हुआ करती थी अब निगम जी 10 रुपए की हो जाएगी। 26 फरवरी को शुभारंभ करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। साफ तौर पर ही कहा जा सकता है जिस प्रकार से 5 रुपए की थाली को दोगुना करके 10 कर दिया गया है, दीनदयाल जो कार्यालय है या दीनदयाल जो जहां से ये भोजन मुहैया कराया जाएगा उनका भी यहाँ पर दोगुना कर दिया गया। आप बता रहे कि 44 पहले हुआ करते थे जो केंद्र थे, अब वो उनको 100 कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए सुविधाओं को सरकार बढ़ा रही है, लेकिन थोड़ा सा अतिरिक्त बोझ पड़ता नजर आएगा। जी हाँ, जो गरीब अभी 5 रुपए में भरपेट भोजन एक समय का ले लिया करते थे अब उनको इसके लिए दोगुनी राशि चुकाना पड़ेगी। 5 रुपए में पहले मिलता था, अब 5 रुपए अतिरिक्त देना होगा। 10 रुपए में वो उनको एक थाली मुहैया कराई जा सकेगी जी। इसके अलावा जो है अभी उनको पीडीएस के माध्यम से मिलता था गेहूं और चावल और बाकी का सारा खर्चा एनजीओ को वहन करना पड़ता था, जो भी एनजीओ इसका संचालन करते थे जी। लेकिन अब राज्य सरकार इसमें भी मदद करेगी तो उससे जो संचालित कर रहे हैं उनको थोड़ी सी कम दिक्कतें आएंगी, जो संचालन में उनको दिक्कतें आ रही थी।
जिससे निरंतर गरीबों को भोजन मिलता रहेगा। इसके अलावा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो भूमि पूजन और लोकार्पण के भी कार्यक्रम ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसी कड़ी में प्रदेश में करीब 100 नए दीनदयाल अंत्योदय योजना रसोई घर खोली जा रही हैं जी, और जिसमें गरीबों को भोजन मुहैया कराया जाएगा। भोपाल में 5 और नए स्थान हैं, इस तरह इंदौर में 5 नए स्थान हैं, ग्वालियर में भी 5 हैं, उज्जैन में भी 5 हैं और इसके अलावा जो धार्मिक शहर हैं उसमें भी राज्य सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई घर बनाने का निर्णय लिया है। वहाँ पे फिलहाल एक एक की जा रही है। इस तरह से प्रदेश के 58 शहरों को गरीबों के लिए दीनदयाल रसोई उपलब्ध हो जाएगी। अब बिल्कुल, तो 100 नए दीनदयाल रसोई घर खोले जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी जो महंगाई का असर है वो भी थाली पर पड़ता नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए निगम जी, जिस प्रकार से महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो चला है, अगर कोरोना का संक्रमण काल हम देखें, लगातार अतिरिक्त बोझ सभी के जेबों पर पड़ रहा है, लेकिन जो गरीब तबका है जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनके लिए सरकार तमाम ऐसी योजनाएं चलाती है ताकि उनका भरण पोषण हो सके, जिसमें दीनदयाल रसोई घर है, जिसमें गरीब लोगों को भरपेट भोजन मिले कम से कम कीमत में और अच्छा से अच्छा साफ स्वच्छ भोजन मिले। 100 नए केंद्र सरकार खोलने जा रही है, 26 तारीख की डेट आप बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई जो मुद्दा है, विपक्ष को एक और मुद्दा नहीं मिल जाएगा। हालांकि सुविधा जरूर मिल रही है, लेकिन 5 रुपए की थाली को जस्ट डबल दुगने रेट पे कर दिया गया है। जी हाँ सुनीता, सरकारी योजनाएं भी इस महंगाई से अछूती नहीं रह गई हैं। अब महंगाई का असर सरकारी योजनाओं पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। ये जो दीनदयाल रसोई घर योजना है, ये सरकारी योजना है और अब इसमें भी जो लोगों को, गरीबों को थाली दी जाती थी भरपेट भोजन के लिए जी, उसकी कीमत दोगुनी हो गई, तो स्वाभाविक है कि उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। अब उनको अब भरपेट भोजन लेने के लिए एक टाइम का दोगुनी राशि चुकाना होगी। जो दीनदयाल रसोई योजना है, इसके लिए राज्य सरकार ने तमिलनाडु और जो राजस्थान है वहाँ पे किस तरह से संचालित हो रही है, इसके अध्ययन के लिए भी अधिकारियों को भेजा था। अधिकारियों का एक दल राजस्थान और तमिलनाडु गया था। तमिलनाडु में अम्मा रसोई के नाम से वर्षों से संचालित हो रही है और वहाँ पे भी भरपेट भोजन दिया जाता है। वहाँ पे एनजीओ पूरा इसका सारा खर्चा उठाते हैं। इसी तरह राजस्थान में भी जो है योजना संचालित हो रही है और वहाँ भी एनजीओ पूरी तरह इसको संचालित करते हैं जी, और राज्य सरकार उसमें ग्रांट देती है दोनों प्रदेशों में। तो इसका मध्य प्रदेश सरकार ने भी अध्ययन किया और उसके बाद यहाँ भी ग्रांट देने की योजना बनाई, लेकिन इसके साथ ही थाली की कीमत भी राज्य सरकार ने दोगुनी कर दी, जिसका गरीबों पे सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे साथ निगम जी यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा जी भी जुड़ गए, उनसे भी इस विषय में समझ लेते हैं। सुशील शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। चलिए प्रयास करेंगे। पत्रकार सुशील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है। जी सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं दीनदयाल रसोई घर, जिसकी जो है 44 से 100 कर दिए गए हैं रसोई घर को, लेकिन कहीं ना कहीं जो थाली की कीमत है, महंगाई का असर जो है गरीब की थाली पर भी पड़ता नजर आ रहा है। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार का काम होता है जनता का कल्याण करना, गरीबों का ख्याल रखना। जी, अगर दीनदयाल रसोई योजना चल रही है तो उसमें देखिए, एक तो कोरोना काल निकला है, दूसरा बेरोजगारी बढ़ी है। एकदम से महामारी के दौर में अगर आप थाली दीनदयाल रसोई में अगर थाली का दर बढ़ा रहे हैं तो ये जनता के साथ जो है नाइंसाफी है। जनता को इस वक्त राहत की जरूरत है। सरकार क्या दे सकती? रोटी, कपड़ा, मकान। अगर आप रोटी भी महंगी कर रहे हैं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली, तो फिर आप में और दूसरे व्यापारिक संस्थानों में क्या फर्क रह गया? महंगाई में सबने अपनी अपनी सामान की कीमतें बढ़ाई और सरकार ने अगर रसोई की कीमत, दीनदयाल थाली की कीमत बढ़ा दी तो सरकार की अच्छी बात नहीं। सरकार को बल्कि ऐसे समय में और ज्यादा जो है जनता को राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। ऐसे समय में आप थाली का भाव बढ़ाकर गरीबों के लिए जो है और असहज स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। और इसका मतलब ये भी है कि सरकार ये मान के चल रही है कि महंगाई उनके नियंत्रण से बाहर हो गई है, असंभव हो गया उस महंगाई को नियंत्रित करना। इसलिए सरकार ने उस महंगाई का फायदा उठाते हुए अपना घाटा कम करने के लिए दीनदयाल योजना में मिलने वाली रसोई का भी जो है थाली का जो है भाव बढ़ा। सुशील जी, आप ये मानते हैं कि सरकार ने जो ये कीमत बढ़ाने का निर्णय लिया है कि जो 5 रुपए में पहले भरपेट भोजन दिया जाता था गरीबों को, जो कि 2010 और 11 से योजना संचालित थी और लगातार 5 रुपए में चला आ रहा था, उसका अचानक दोगुना करने का असर
जो गरीब हैं, जो वाकई 5 रुपए में भरपेट भोजन लेने में भी उनको दिक्कत होती थी, तो उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी 10 रुपए होने में। बिल्कुल दिक्कत। देखिए इस रसोई में भोजन आप और हम करने नहीं जाते, इस रसोई में भोजन करने वही लोग जाते हैं जो वास्तव में 5 और 10 रुपए जुटाना भी जिनके लिए मुश्किल काम होता है। एक ऐसी योजना जो सीधे गरीब, खासकर भूख से पीड़ित लोगों के लिए जो लाभदायी योजना है, सीधे आपके पेट में भोजन पहुंचाने वाली योजना है, उस योजना में आपने एक न्यूनतम प्रतीकात्मक 5 रुपए दर रखी थी। यदि आप उसको दुगनी कर रहे हैं तो इसकी 2 वजह। एक तो सरकार की जो लोक कल्याण और जन कल्याण की भावना है, ये उसके ऊपर उसके इतर ये काम है, ये उसके विपरीत दिशा में जाता हुआ काम है। और दूसरा ये है कि आप ये मान चुके हैं कि सरकार को अपने जो है खजाना भरने के लिए या घाटे की पूर्ति के लिए या अन्य योजनाओं के लिए गरीबों की जेब का भी सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ, इन गरीबों की जेब पर भी डाका डालने की कोशिश है। जी। और ये जो प्रदेश में अन्य स्थानों पे भी खोल रही है राज्य सरकार, हालांकि ये निर्णय एक अच्छा है, लेकिन जो कीमत बढ़ाने का निर्णय है वो वाकई कहीं ना कहीं गरीबों की जेब पर बोझ नजर आएगा। देखिए उमेश जी, इनसे फिर तो सरकार से बेहतर बहुत सारे ऐसे सामाजिक संस्थान है जो निःशुल्क भोजन कराते हैं। जी हाँ, बहुत सारे अस्पतालों में जो समाज सेवी संस्था निःशुल्क भोजन कराती है। फिर इस सरकार से तो बेहतर वो लोग हुए। सरकार का काम होता है ऐसे लोगों को जिनके जीवन यापन करने के लिए भी वो कमा नहीं पा रहे हैं, यदि उनको भूखे लोगों को भोजन करा रही सरकार, तो उसमें तो दाम रखना नहीं चाहिए। और यदि आप दाम रख भी रहे हैं तो कम से कम उसे उतना ही रखिए, कम से कम इस महंगाई के दौर में, कोरोना काल में तो नहीं बढ़ाना जाए। जी हाँ सुशील जी, सरकार का काम वैसे भी लाभ कमाना नहीं है, और सरकार का काम है योजनाएं संचालित करके जन कल्याण की काम करना। और वाकई सरकार का ये जो कीमत बढ़ाने वाला है, ये गरीबों पे कहीं ना कहीं उनको दिक्कत देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका। तो वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा जी हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर निगम जी उन्होंने दी, जिस प्रकार से जो गरीब तबका होता है, सबसे निचला तबका होता है, उसको मूलभूत सुविधाओं की जरूरत सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा वो आस लगाकर बैठा होता है सरकार की ओर। लेकिन जिस प्रकार से जो गरीब की थाली है उस पर ही सेंधमारी हो गई है, 5 रुपए की कीमत को दोगुना कर दिया गया। हालांकि अनुदान जरूर सरकार देने वाली है रसोई घर के लिए, 44 से बढ़ाकर 100 रसोई घर खोले जाएंगे। 26 तारीख को सरकार की इस योजना का शुभारंभ एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। बड़े पैमाने पर इस रसोई घर को खोला जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो सुशील जी ने भी कहा है कि किस तरीके से गरीब की थाली पर यह अतिरिक्त जो बोझ पड़ा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा असर उनके पूरे जो घर पर या फिर कहा जाए पूरे जेब पर डालता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, ये सरकार का काम वैसे भी लाभ कमाना नहीं है कि वो कोई लाभ कमाए। वो जनता के लिए जो सारी योजनाएं चलाते हैं कि जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और जो गरीब जनता है उस तक सारी चीजें पहुंच सके जी। लेकिन गरीबों की थाली पे जो 5 रुपए बढ़ाया, तो ये वाकई सरकार का जो कदम है, इस कदम से गरीबों पे की जेब पे असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, तो गरीबों की जेब पर अतिरिक्त असर पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा और इसको लेकर एक बार फिर विचार करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया सुशील जी और साथ ही निगम जी, आप दोनों का इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए। और कहीं ना कहीं जो गरीब की थाली है उस पर असर जरूर पड़ रहा है और इस पर विचार करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक बैठे बिठाए ये मुद्दा मिलेगा, क्योंकि महंगाई अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नजर आ रहा है। और एक बार फिर दीनदयाल योजना जो की महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, गरीबों के लिए योजना है, उस पर भी बोझ पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और अब बात करेंगे राजनीतिक मुद्दों पर। अलग अलग फोरम पर पार्टी का विपक्ष के प्रहारों से बचाव करने और पार्टी की अच्छी बातों को आमजन तक पहुंचाने का काम करने वाले चेहरे होते हैं प्रवक्ता। भाजपा की नई टीम को इन्हीं चेहरों का इंतजार है। लंबे इंतजार के बाद भी पार्टी का बचाव करने वाले इन चेहरों की घोषणा संगठन नहीं कर पा रहा। आखिर ऐसे कौन सी वजह है, ऐसे कौन से कारण हैं जिस वजह से लंबा इंतजार हो रहा है? इसी विषय पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी।
तो आइए उनका रुख करते हैं। उमेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, लंबे इंतजार से जो समय हो चुका है, लंबा इंतजार हम देख रहे हैं, कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की जो घोषणा है वो नहीं हो पा रही। अगर बात करें बीजेपी की, एक संगठनात्मक पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, जो कि निर्णय होते हैं वो सोच समझ कर लिए जाते हैं, पूरी रणनीति के साथ लिए जाते हैं, लेकिन प्रवक्ताओं के नाम की घोषणा में आखिर इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? जी हाँ सुनीता, प्रवक्ता जो है वो पार्टी का चेहरा होते हैं। पार्टी पर विपक्ष का जब भी प्रहार होता है तो वो हमेशा जो है प्रवक्ता सामने आते हैं और प्रवक्ता ही अपने पार्टी का पूरा पक्ष रखते हैं और बखूबी उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसके अलावा जो सत्ता में काबिज रहती है उनकी पार्टी, तो उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों को भी बताने के लिए उनका ही प्रमुख काम होता है। लेकिन नए जो संगठन है उसमें अभी तक प्रवक्ताओं की घोषणा नहीं हुई है, उसका इंतजार है पार्टी के जो नेता हैं, जिन्हें बनने की कतार में हैं जी, और जो मौजूद थे उनको भी इंतजार है कि ये कब बनाया जाएगा। इस बार देखा गया है कि ये मतलब ऐसा लंबे अरसे के बाद देखा गया है कि टुकड़े टुकड़े में जो पार्टी का संगठन का पदाधिकारियों का जो है नियुक्ति हुई है। उपचुनाव के ठीक पहले महामंत्रियों की नियुक्ति कर दी गई थी, लेकिन बाकी के संगठन की नियुक्ति नहीं की गई थी। पहली बार ऐसा हुआ कि महामंत्रियों की नियुक्ति पहले कर दी गई, बाकी के सारे संगठनों की नियुक्ति करने में समय लगा। उपचुनाव निपट गए विधानसभा के, उसके बाद इस साल के शुरुआत में बाकी के पदाधिकारियों की और मोर्चे की नियुक्ति हुई, लेकिन प्रवक्ताओं की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को इंतजार है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो कतार में लगे हुए रहते हैं जी। लेकिन ये भी इसमें दो मत नहीं है कि पार्टी के जो नेता हैं वो और जिनको ये जिम्मेदारी देने की जिम्मेदारी मिली हुई है, उनके लिए भी ये काम आसान नहीं है कि किसको लें और किसको ना लें। तो ये समन्वय बैठाने के लिए देरी भी लग जाती है और यही लगता यही है कि ये समन्वय बैठाने के चक्कर में कि कहीं कोई नाराज ना हो और किसके लोगों को लिया जाए और किसके लोगों को छोड़ा जाए जी। तो इसी चक्कर में काफी विलंब हो रहा है। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि दावेदारों और उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन इंतजार अभी करना होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिवनराग पटेरिया जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आप तक आवाज पहुंच पा रही है पटेरिया जी? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए पुनः प्रयास करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे शिवनराग पटेरिया जी, जो इस विषय पर अपना पक्ष भी रखेंगे। उपचुनाव के पहले महामंत्री बनाए गए तमाम पद जो है वो धीरे धीरे लेकिन किश्तों में जो है वो भरे जा रहे हैं और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इंतजार क्यों, क्योंकि दावेदार अपना इंतजार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर एक लंबा इंतजार भी हो रहा है, जिसको लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। एक बार पुनः प्रयास करेंगे शिवनराग पटेरिया जी हमारे साथ जुड़े और निगम जी हमारे साथ जुड़े। निगम जी, जिस प्रकार से बात कर रहे हैं हम, लगातार इंतजार जो है बढ़ रहा है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है? और यही वजह है कि लगातार विपक्ष भी इसको लेकर हमलावर हो रहा है कि आखिर सरकार में जो निर्णय लेने हैं उसको लेकर, तमाम चीजों को लेकर देरी क्यों हो रही, लेट लतीफी क्यों हो रही है? देखिए सुनीता, पार्टी के बाकी के जो भी पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति हो गई है, तो अब पार्टी के जो और नेता हैं उन लोगों को संगठन में एडजस्ट करने के लिए कोई और जगह बची नहीं है। तो पार्टी के जो भी और नेता हैं उनके लोगों को एडजस्ट करने के लिए अब केवल प्रवक्ता की ही जो जगह बची है, उनके समर्थकों को। तो अब उसमें आप नेताओं के किन नेताओं के लोगों को लिया जाता है और किन नेताओं के लोगों को जोड़ा जाता है, तो इसमें समन्वय बैठाने में समय लगता है। तो इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो आपस में चर्चा जरूर कर रहे होंगे, तो इसी वजह से विलंब भी हो रहा है जी। बिल्कुल, तो लंबा इंतजार जरूर है और उपचुनाव के पहले महामंत्री बनाए गए थे, लंबे इंतजार के बाद कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की घोषणा हुई और अब बारी है प्रवक्ताओं के नामों की, क्योंकि प्रवक्ता कहीं ना कहीं निगम जी पार्टी का चेहरा होते हैं, क्योंकि कोई भी मुद्दा हो, प्रतिदिन के तमाम मुद्दे होते हैं सरकार से जुड़े हुए, योजनाओं से जुड़े हुए, और कहीं ना कहीं विपक्ष से लेकर जनता तक जो है वो इंतजार करती है कि प्रवक्ताओं के मुख से आखिर निकलने क्या वाला है। यूं कहा जा सकता है कि पार्टी की विचारधारा और किस लाइन पर वो काम कर रही है, योजना को किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, प्रवक्ता ही उसको सामने रखता है और यही वजह कि उन पर एक विश्वास माना जाता है और अब प्रवक्ताओं की ही घोषणा में लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हमारे साथ शिवनराग पटेरिया जी एक बार फिर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सर, आवाज पहुंच पा रही है? ठीक से नहीं मिल रही है।
जी, सर आप तक आवाज पहुंच पा रही है? नहीं, आवाज मुझे ठीक से नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, मैं प्रयास सुन नहीं पा रहा करेंगे। हूं आपको। जी जी जी, सर आज जो विषय हमारा प्रवक्ताओं को लेकर है कि प्रवक्ताओं के नामों में आखिर घोषणा को लेकर इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि तमाम, चाहे वो महामंत्रियों की घोषणा हो, सारी घोषणाएं धीरे धीरे और किश्तों में हो रही है? देखिए, कुल के भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य समिति है, कार्यकारिणी, उसकी घोषणा में बहुत ही लंबा समय लगा था। जी। पहले महामंत्रियों की घोषणा हुई, बाद में पूरी कार्यकारिणी घोषित हुई। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका एक अलग किस्म का तरीका है। जो कांग्रेस जैसा एडहॉक नहीं कि एक व्यक्ति कोई फैसला कर ले कि कमलनाथ जी ने फैसला कर लिया और प्रवक्ता घोषित हो गया, किसी महामंत्री ने कह दिया और प्रवक्ता घोषित हो गए। भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर क्षेत्रीय, सामाजिक और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए फैसले करती है, खासतौर प्रवक्ता के बारे में। दूसरी सबसे बड़ा संकट ये है कि सिंधिया का खेमा जो भारतीय जनता पार्टी में आया है, उनमें से कितने लोगों को और किस स्तर पर लेना है, न पैनलिस्ट बनाना है या प्रवक्ता बनाना है, इसका गहरा मंथन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये प्रवक्ताओं की सूची, पैनलिस्ट की सूची आपके सामने होगी। जी हाँ पटेरिया जी, इस बार देखने को ये भी मिला कि जो है किस्तों में पार्टी का संगठन का जो पदाधिकारी है उनकी नियुक्ति हुई। जैसे उपचुनाव के ठीक पहले महामंत्री बना दिए गए, उसके लंबे इंतजार के बाद बाकी के पदाधिकारियों की घोषणा हुई जिसमें मोर्चा और दूसरे पदाधिकारी थे, फिर भी प्रवक्ता खाली रह गए। तो ये किस्तों में किए जाने के पीछे कारण क्या नजर आता है आपको? उमेश जी, सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आपके हाथ में संपूर्ण शक्ति संतुलन ना हो, आपको 10 लोगों से बातचीत करना हो, तब इससे स्थितियां पैदा होती हैं। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में लंबा मंथन होता है, सत्ता और संगठन के बीच एक संतुलन की स्थिति पैदा की जाती है। लेकिन जिस तरह से सिंधिया के समर्थक भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनका जो समायोजन किया जाना है वो किस तरह से हो, कितने प्रवक्ता हैं। हो सकता है कि सिंधिया खेमा कुछ ज्यादा प्रवक्ता मांग रहा हो, ज्यादा पैनलिस्ट मांग रहा हो, और भारतीय जनता पार्टी सोचती होगी कि उसे अपने जो मूल पिंड के लोग हैं, जो उसके विचार को समझ सकते हैं, उनको ज्यादा स्थान दिया जाना है। दरअसल कुल मिला के जब आप बाहरी व्यक्ति को अपने साथ जोड़ते हैं, फॉरेन एलिमेंट को अपने साथ जोड़ते हैं, तो ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। ये कहा जा सकता है कि जो है सिंधिया समर्थकों को संगठन के बाकी के उसमें जगह नहीं दी गई, लेकिन हो सकता है कि शायद प्रवक्ता के उसमें कहीं ना कहीं स्थान मिल जाए। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि प्रवक्ताओं में कुछ लोगों को तो स्थान मिलेगा ही मिलेगा। खासतौर पर पंकज चतुर्वेदी के बारे में मैं आपसे कह सकता हूँ कि उनको निश्चित तौर पर प्रवक्ता बनाया जाएगा। वो अभी नहीं है, तब भी प्रवक्ता, वो सिंधिया के प्रवक्ता के तौर पर तो काम कर ही रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पटेरिया जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो शिव अनुराग पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े। निगम जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने की है, जिस प्रकार से एक सामंजस्य बिठाने के लिए पार्टी में जो तमाम अभी नए चेहरे आए हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी से भी अभी धीरे धीरे सामंजस्य बिठाया जा रहा है और कैसे कैसे उनको एडजस्ट किया जाए ताकि जो अंदरूनी खाने में कहीं ना कहीं कोई फूट ना आए और एक साथ मिलकर पार्टी एक साथ, क्योंकि संगठनात्मक पार्टी है और यही वजह है कि बाहर से जो ढांचा नजर आ रहा है अंदर भी उसी प्रकार से स्थितियां हो। यही वजह है कि शायद धीरे धीरे चीजों को एडजस्ट किया जा रहा है और सरकार अपना काम करते हुए आगे बढ़ रही है। जी हाँ सुनीता, ये सही कहा कि पार्टी में हर स्तर पर चर्चा होती है और काफी मंथन के बाद निर्णय लिए जाते हैं। तो कई बार होता है कि देर हो जाती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही विलंब नजर आ रहा है। जी। अक्सर ये होता था कि पुराने पदाधिकारियों से काम चलाया जा सकता था, हालांकि इस बार भी प्रवक्ता पुराने ही सब काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो पदोन्नत होकर मंत्री बन गए हैं या कुछ और पोस्टों पे चले गए हैं। जी। कुछ पुराने जो प्रवक्ता थे उन्होंने प्रदेश कार्यालय और जो है मीडिया के सामने आना भी बंद कर दिया है। हालांकि कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, तो अब इंतजार है कि ये जो पार्टी का चेहरा है प्रवक्ता, वो कब मिलता है लोगों को देखने को। बिल्कुल, यही वजह है कि थोड़ा सा इंतजार है, लेकिन जल्द से जल्द प्रवक्ताओं के चेहरे आएंगे। समय की थोड़ी सी कमी है, यहाँ पर हम साथ ही चर्चा कर लेते हैं निगम जी हमारे खास सेगमेंट की चलते चलते, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज कौन सा चर्चित प्रसंग है जिसके बारे में आप बताने जा रहे हैं? सुनीता, आज राजनीतिक क्षेत्र का एक बड़ा चर्चित प्रसंग है, जो भाजपा कार्यालय है जी। वहाँ पर लोगों को वाहनों की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है पदाधिकारियों को, लेकिन अभी बदले हुए निजाम में कुछ ऐसा सब बदल गया कि अब जिन पदाधिकारियों के पास वाहन है उनको लॉग बुक भी दी जा रही है कि वे पेट्रोल और डीजल का पूरे खर्चे का पाई का हिसाब उसमें लिखें,
ऐसा ही वाकया पिछले दिनों एक घटित हुआ, जिसमें एक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनके पास ये सारा काम धाम है, वो दूसरे पदाधिकारी के पास पहुंचे जी। और उन्होंने कहा कि अब आपके पास जो वाहन मिला है उसके लिए लॉग बुक दी जा रही है और हिसाब किताब रखना होगा आपको। जी। तो उन्होंने बिल्कुल देर नहीं की और तुरंत उनको जवाब दिया कि भैया हम अब ये लॉग बुक तो भरने से रहे सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की तरह, इसलिए आप हमारा वाहन ही ले लो। तो ये सारी चर्चाएं आजकल खासी चर्चा का विषय बनी हुई है और इसको लेके लोग खासे चटकारे भी ले रहे हैं जी। कि वाहन सुविधा जो मिली हुई है वो अब परेशानी का सबब बन रही है। पाई पाई का हिसाब देना होगा कि कहाँ गए और किससे मिले। बिल्कुल, तो राजनीतिक गलियारों में जो है वो इस तरीके के कहीं ना कहीं वाकये हो जाते हैं जिनका लोग मजा भी ले लेते हैं और यही वजह है कि इस तरीके के प्रसंग जो है, आप बहुत अच्छा प्रसंग आपसे है, बहुत शुक्रिया निगम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और चर्चा के लिए। तो आज हमने इनसाइड राजतंत्र में बात की जिस प्रकार से दीनदयाल रसोई योजना के तहत रसोई घर तो खोले जा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अतिरिक्त बोझ गरीबों की थाली पर पड़ेगा, साथ ही प्रवक्ताओं का इंतजार लंबा करना पड़ रहा है, इसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल। तो इनसाइड राजतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।